आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, पिछले दिनों मैं सर से मिलने के लिए आया था। एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाई थी, महावीर सिंह डकैत का किस तरह से एनकाउंटर किया था। इस कहानी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उस कहानी को ज़रूर देखिएगा। आज एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर से हम सर के पास मौजूद हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि सर ने हमें एक बार फिर से टाइम दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांड की जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर रहा था। वो कांड था बहमई कांड। बताया जाता है कि फूलन देवी के साथ कुछ अत्याचार हुआ था और उसी अत्याचार का बदला लेने के लिए वो कुछ इस कदर मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थीं कि बहमई में जाकर 20 ठाकुरों की हत्या कर देती हैं। और ये बात जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, यही बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, बड़े बड़े देश के शीर्ष लेवल के लोगों तक पहुंचती है, तो वाकई परेशान करने वाली बात थी। हालांकि बात ऑफ द रिकॉर्ड है। बात ये हो जाती है कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरकीब से फूलन देवी का और उसके गिरोह का खात्मा कर दीजिए। उसके बाद टीम गठित होती है और गठित होने के बाद फिर एक एनकाउंटर पर निकलते हैं और उस एनकाउंटर के एक टीम के एक सदस्य रहे हैं हमारे सर विक्रम सर। और विक्रम सर उन दोनों कौन से ज़िले में थे, इस पे भी बात करेंगे। बात है 14 फरवरी 1981 के बाद, जब एनकाउंटर की तैयारी की जाती है फूलन देवी के। सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उस्मान साहब, आपने दोबारा मौका दिया। और आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ठंडी हवा का झोंका आया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज दोबारा तबादला ख्याल हो रहा है। आज जिसको हम किस्सा कह रहे हैं जी, जब उस दौर में मैं जाता हूँ, आज भी मुझे याद आता है कि उस थाने में गोली चल रही है। शाम का, इससे थोड़ा बाद मान लीजिए, अभी 3 बजे हैं, ऐसी खबरें आती थी शाम के 4:30-5 झुटपुटे के अंधेरे में कि गोली चल रही है। तो लोग पहले दुआ पढ़ने लगते थे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे और फिर तैयारी करते थे, क्योंकि वो खौफनाक गैंग थे। उनकी संख्या बताइए कितनी होनी चाहिए थी एक किसी औसत गिरोह की? 50-60। आधा जवाब। 10 से लेकर के 100 तक इनके गैंग चलते थे। अच्छा। हथियार बताएं, हथियार क्या होते थे? उस ज़माने में राइफल्स वगैरह? राइफल तो बड़ी छोटी, ये तो मुझे जीने दो चंबल की कसम भी थी, दुनाली बंदूक भरा हुआ ना। 71 की जंग के बाद मलखान सिंह, मुस्तकीम, फूलन देवी गैंग के पास वो सारे हथियार थे जो पाकिस्तान की फ़ौज के पास थे। गिनाना शुरू करें तो 7.62 SLR, लाइट मशीन गन, ऊजी सब मशीन गन्स, ड्रैगन और स्नाइपर राइफल, यानी कि टेलीस्कोपिक स्नाइपर राइफल तक रहती थी, जो कि शायद हमारे पास भी नहीं थी उस ज़माने में। ऐसे हथियार जो पुलिस के पास नहीं थे, वो इन गिरोहों के पास थे। खैर, वो एक दूसरा धंधा था कि बांग्लादेश से या कहाँ से इनके पास हथियार आते थे और इनके हथियार, उनका रखरखाव बहुत उच्च कोटि का था, क्योंकि इनके गिरोह में कुछ ऐसे पूर्व फौजी भी थे। एक मैं गैंग का नाम बताता हूँ, भगवान सिंह कमांडर गैंग। आप पूछें कमांडर कैसे? क्योंकि कमांडर साहब एक्स फौजी थे। वो जब चलते थे तो सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा लेके चलते थे, मैग्नेटिक कंपास लेके चलते थे। आप किसी पुलिस वाले से आज भी पूछ लीजिए कि सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा रख दे, कंपास रख दे, तो आप दिशा निर्देश आप पता लगा लेंगे। और जब वो ड्रिल करता था तो जैसे फौज और पुलिस की ड्रिल होती है, एक्सटेंडेड ऑर्डर, तो कहते थे, वो मुंह से नहीं बोलता था, ना सीटी बजाता था, बस एक्सटेंडेड, इसका मतलब एक्सटेंडेड ऑर्डर। ऐसे का मतलब सिंगल फाइल, बिल्कुल फौजी कमांड की तरह से। उनकी ड्रिल, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फायरिंग इस लेवल की होती थी कि कई पुलिस फोर्सेस से भी वो 20 पढ़ते, भारी पढ़ते, 19 नहीं पढ़ते। तो इस तरीके का वातावरण था। और ऐसे वातावरण में ये आदेश, क्योंकि फूलन देवी ने 14 फरवरी 1981 को बहमई कांड, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, जो जातीयता का समीकरण बन गया था। लाला राम श्रीराम ठाकुर बिरादरी के थे, उन्होंने फूलन देवी जो कि मल्लाह बिरादरी की थी, उनका बलात्कार किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, जुल्म किया। और उसके प्रतिशोध में फूलन देवी ने बहमई कांड किया, जो कि 14 फरवरी 1981 में 20 ठाकुरों का कत्ल किया गया। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, यहाँ तक कि एक फिल्म भी बनी थी, बैंडिट क्वीन, जो कि बड़ी हिट रही और अंग्रेज़ी में और बंगला में और हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ, खूब चली और HBO में भी खूब चली। बहरहाल वो तो फूलन देवी जी का था। बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद सांसद बनी समाजवादी पार्टी से, बाद में दिल्ली में दुर्भाग्य से उनकी हत्या भी हो गई। लेकिन जो मुठभेड़ था, रोज़ कॉम्बिंग ऑपरेशंस, रोज़ मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस, PAC ले करके, पैरामिलिट्री ले करके हम लोग बस घूमते ही रहते थे। वर्दी भी वैसी ही
जंगल शू, सर पे सिपाहियों वाली टोपी, मिट्टी लगा करके वेब बेल्ट, जिससे कि कोई चीज़ चमकीला मेटल ना हो, जिससे कि रात में किसी तरीके से चमक आए और आप दस्यु दल की गोली का शिकार हो जाए। उन सब चीज़ों को कंसीलमेंट और कैमोफ्लाजिंग की जो नसीहतें होती थी उसका पालन करके दिन रात खाक छानते थे बीहड़ों की, दिन रात जंगलों की खाक छानते थे। काफ़ी कामयाबी भी मिली और काफ़ी नुकसान भी हुआ। नुकसान किसका हुआ? रामायण सिंह इंस्पेक्टर मरते मरते बचे, पेट पे गोली लगी। हमीरपुर के बगल में ज़िला है उरई जालौन, वहाँ पे मुठभेड़ हुई, रात भर मुठभेड़ चली। बीपी सिंघल साहब एडीजी वहीं कैंप करते थे, वो भी मौजूद थे मुठभेड़ में। इसके अलावा इंस्पेक्टर भोगलिंग तत्कालीन, वो भी किसी मुठभेड़ में शहीद हुए। इतने पुलिसकर्मी शहीद हुए जिसकी की गिनती करना आज मुझे याद भी नहीं रहा। और उन शहीदों को सलाम करते हुए जो रोंगटे खड़े कर देने वाले मुठभेड़ें होती थीं कि खून लगा होता था, गोली मुझे लगी है, गोली मेरे सहकर्मी को लगी है, इसका भी होश नहीं रहता था। क्योंकि उस तरह एक तंद्रा सी स्थिति रहती थी कि अपने कर्मियों को बचाएं, उनका उपचार कराएं। बाद में मालूम पड़ता कि आपको भी गोली लगी हुई है। ये बाद में मालूम पड़ता था कि आपको भी। यही बात दूसरी थी कि सरफेस इंजरी थी, ज़्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन गोली तो फिर गोली ही है। ये एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसके ऊपर यूपी पुलिस भारी पड़ी। एक बार ऐसा हुआ है कि आप उस टीम का हिस्सा रहे हैं और मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में आज रात को फूलन देवी यहाँ पर अपने गिरोह के साथ आने वाली है। तब आपकी टीम ने पूरे उससे घेर लिया है। उसके बाद अगर आपको किस्सा आपको टाइम याद आ रहा हो कि कब की बात रही थी, ये कैसे हुआ था? क्योंकि जैसे मैंने सुना है, पढ़ा है, तो उसमें बताते हैं कि फूलन देवी उस कुएं के अंदर छुप गई थी, क्योंकि भारी पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी है। उनकी टीम के लोग भाग गए थे और उसी कुएं के आप ऊपर थे, अंदर कुएं के अंदर फूलन देवी, आप बाहर हैं। तो ये सब क्या क्या रहा था, उसके बारे में अगर बात करें तो? जी देखिए, हम लोग रोज़ कोम्बिंग में जाते थे। अगर महीने में 30 दिन हैं तो महीने में 20 दिन नहीं, ये मान के चलिए कि 26 दिन हम लोग कोम्बिंग ही करते, इसको कहते हैं खाक छानते थे। कोम्बिंग ऑपरेशंस में आपको मुखबिर मिलते थे, मुखबिर से सूचना मिलती थी, सूचना का सत्यापन करते थे। और उसी कोम्बिंग ऑपरेशंस में जब कभी जो सूचना आती थी, वो कभी कभी ये सूचना मिल जाती थी गैंग यहाँ पर है, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि गैंग एग्जैक्टली यहाँ पर है, इस पुलिया के पास, 14वें माइलस्टोन के पास। ऐसा नहीं होती थी कि एक भौगोलिक स्थिति होती थी कि 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में गैंग है, तो एक्सटेंडेड ऑर्डर में, जैसा मैंने बताया, हम लोग मूव करते थे। मुठभेड़ के चांसेस होते थे, स्काउट आगे भेज देते थे, गांव वाले आगे कर देते थे कि वो हमें बताते चले कि कहाँ पर क्या कुछ सुगबुगाहट है, उसको स्काउट कहते थे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का सत्यापन भी बाद में हुआ था। कैसे सत्यापन हुआ? कोम्बिंग करने आप गए, कोम्बिंग करके आप लौटे, भले ही आपकी गोली चली, कोई दस्तयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो मॉपिंग अप ऑपरेशन होता था कि जब उजाला हो जाता था, आप जा करके देखते थे कि आपने कहाँ गए, क्या देखा, क्या दस्तयाब हुआ। तो मालूम ये पड़ा, जिसको आप कुआं कह रहे थे, कुआं कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही तलछटी में कभी किसी ने खेत में पानी डालने की नीयत से गहरा गड्ढा खोदा था, उसमें पानी चूँकि आ गया होगा तो गड्ढा था, सूखा गड्ढा था। हाँ, ये सही है कि वहाँ पर दस्यु दल बैठे थे। अब आप पूछेंगे ये आप कैसे के दस्यु दल थे? दस्यु दल इसलिए थे, प्रमाण नंबर 1, क्योंकि वहाँ पर जो आज मुझे याद है कि पेठा दालमोठ बरामद हुआ था, जिसे खा करके छोड़ देता है, क्योंकि ये ड्राई राशन डाकू रखते थे, दाल चावल तो रखेंगे नहीं। पेठा दालमोठ है कि हफ्तों महीनों चलता था। फिर जनाने कपड़े फटे हुए, एक जिससे कि मालूम पड़ा कि कोई महिला भी थी क्या। और जो एम्प्टी कारतूस मिल गए 8-10, उससे ये मालूम पड़ गया कि ये उसी राइफ़ल के हैं जिस राइफ़ल का इस्तेमाल फूलन देवी करती है, एक 2-2। फिर फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में डीजी चतुर्वेदी साहब के सौजन्य से आत्मसमर्पण किया। फिर जब उनकी पूछताछ शुरू हुई तो मैंने भी पूछताछ किया। तो जिस बात का तस्करा आप कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट हुई कि आप और हमारे बीच में 1-2 बार ऐसा फासला रहा है, जिसको आप कुआं कह रहे हो, कि हम लोग एक गड्ढे में छुपे थे, आप लोग बगल में बैठे थे और भरपेट आप हम लोगों को गाली भी दे रहे थे। हम गाली तो नहीं दे सकते थे, लेकिन मन ही मन हम भी आपको गाली दे रहे थे और आप हमें गाली दे रहे थे। कहते तो क्या कह रहे थे हम लोग? उनका बाकी चीज़ मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये कह रहे थे कि न दिन की नींद न रात का चैन, हर चीज़ ख़त्म हो गई, ऐसे कौन सी तपस्या करें कि ये हाथ में आ जाए। बहरहाल उसने चूँकि डायलॉग वही बताए जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, हम पुलिसकर्मी यही डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बात सही है, ये इत्तेफाक था। लेकिन ये भी एक महज इत्तेफाक था कि
आमना सामना और गोलीबारी नहीं हुई। गोलीबारी होती तो कुछ भी हो सकता था। जब एनकाउंटर को लेके फूलन देवी से आपका आमना सामना हो रहा है तो खैर नहीं मिल पाए, लेकिन कभी आत्मसमर्पण करने के बाद, सांसद बनने के बाद कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे फेस टू फेस? कई बार वो कोई किस्सा याद हो मुलाकात का? डीजी ऑफिस अपनी सुरक्षा को लेकर के अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में शिकायतें लेकर के आती थी और व्यवहारिक सांसद लेके कोई दूर से कह भी सकता था कभी ये 10 सम्राट रही होंगी, लेकिन वो आती थी, बैठती थी। एक बार मेरे कार्यालय में और भैया कहती थी कि भैया सर में बड़ा दर्द हो रहा है, अगर कोई गोली खिला दो। तुमने तुरंत वहाँ पे फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती थी, डिस्प्रिन की 2 गोली मंगाई, चाय और कुछ नाश्ता मंगाया, जैसे खाली पेट डिस्प्रिन नहीं खाते हैं। तो फूलन देवी जी ने खाया। ये भी कहा भैया क्या जमाना आ गया, कि जमाना आ गया है कि हम लोग कभी एक दूसरे पे 303 और SLR चलाते थे, आज मेरा भाई मुझे डिस्प्रिन खिला रहा है। तो क्या चलिए ये तो वक्त की बात है, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। वाकई फूलन देवी आतंक का पर्याय बन चुकी थी, लेकिन उनको सद्बुद्धि मिली और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फिर वो सांसद चुनी जाती हैं। उसके बाद फिर जो होता है वो सबने देखा ही था। शेर सिंह राणा ने या फिर उनकी टीम ने उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने फूलन देवी की हत्या की है। खैर, सर के साथ जो मामला रहा है, उनकी मुलाकात बहुत ही शानदार रही। वो शानदार मुलाकात ये रही कि विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि ये गैंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और गोलियां दी, गोली चलाने के लिए दी, लेकिन वो गोली तो खैर नहीं दे पाए, लेकिन हाँ डिस्प्रिन की गोली देकर उनका सर का दर्द ज़रूर दूर किया। तो ये वाकई बहुत दिलचस्प किस्सा है। आगे भी सर से कुछ ना कुछ ज़िंदगी से जुड़े किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।